BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। मोदी ओबामा मुलाकात में साझे मुस्तक़बिल के नए अहद पैमा, जबकि कई पाकिस्तानी अफराद और इदारों पर नई अमरीकी पाबंदियां। क्या दोनों में कोई ताल्लुक है? बग़ैर किसी सबूत के जो है वो इल्ज़ाम लगाए हैं, और वो भी हमारे बदतरीन पाकिस्तान के दुश्मन मोदी को खुश करने के लिए। इराक़ और शाम में दौलत इस्लामिया के अहदाफ पर मज़ीद हमले, फौजी कार्रवाई में तुर्की और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल। और देखिएगा कि हज़ार लोगों के रोज़गार का ज़रिया फूलों की ये बागात क्यों वजह तनाज़ा बन रहे हैं। अगर हॉलीवुड का बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर भी स्टोरी लाइन लिखता तो शायद उसे मात होती। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ब्लॉकबस्टर अमरीकी दौरा, रॉक स्टार्स वाला इस्तकबाल और फिर कल सदर ओबामा के साथ मुलाकात। दोनों फरीक पुरुम्मीद हैं कि इस दौरे से मईशत में बाहमी रवाबित बढ़ेंगे और साथ ही इंडिया के न्यूक्लियर शोबे में अमरीकी सरमायाकारी भी। लेकिन सोने पे सुहागा अमरीकी दफ्तर ख़ारजा का गुज़श्ता रोज़ ही ये ऐलान रहा, जिसमें कई पाकिस्तानी तंजीमों और अफराद पर दहशतगर्दी से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में पाबंदियाँ आयद की गईं। वाशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय। न्यूयॉर्क एक नुमाइश थी ब्रांड इंडिया और ब्रांड मोदी के लिए। कोशिश थी अमरीकी तिजारती बिरादरी का दिल जीतने की। एक रॉक स्टार जैसा खैर मकदम उस शख्स के लिए जिसे 10 साल तक अमेरिका में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। वॉशिंगटन में कोशिश थी भारत और अमेरिका के मुश्तरका इक़दार के जरिए केमिस्ट्री को बेहतर करने की। मोदी की तरफ से सदर ओबामा के लिए तोहफा था डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की भारत में की गई 1959 की तकरीर का ऑडियो और गांधी की लिखी एक किताब। बातचीत शुरू हुई व्हाइट हाउस की सख्त सिक्योरिटी के साये में। हम आज यहाँ मिले हैं भारत और अमेरिका के बीच मार्स पर समिट के बाद। अब यह समिट धरती पर हो रहा है। यह शुभ संयोग हमारे हम संबंधों की क्षमता का प्रतिबिंब है। वजीर आजम मोदी और सदर ओबामा ने मशरिक़ वुस्ता से लेकर एबोला समेत तमाम मौज़ूआत पर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो थी मईशत पर। कल रात इशाइये पर हमने ज़्यादातर वक्त मईशत पर ही बात की। हम दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि दोनों मुल्कों में तालीम और मुलाज़मत के लिए ट्रेनिंग पर जोर देने की ज़रूरत है ताकि हमारी नौजवान नस्ल आलमी मंडी में मुकाबला कर सके। दहशतगर्दी भी एक बड़ा मौजू बना। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को खत्म करने और लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, डी कंपनी और हक्कानी नेटवर्क के माली वसायल पर लगाम कसने की बात की। गौरतलब है कि एक तरफ ये मुलाकात चल रही थी और दूसरी तरफ अमरीकी दफ्तर खारजा ने कई पाकिस्तानी तंजीमों और अफराद पर दहशतगर्दी से ताल्लुक के इल्जाम में पाबंदियां आयद की। इनमें हरकतुल मुजाहिदीन के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान खलील भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि कई हलकों में इस ऐलान को महज इत्तफाक नहीं कहा जाएगा। अमेरिका और इंडिया दोनों ही इस पर मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी माशी तरक्की के लिए खतरा है। अमेरिका दुनिया के बड़े मसाइल पर भारत को अपने साथ खड़ा देखना चाहता है। अगर ये मुलाकात इन दोनों पहलुओं को एक पन्ने पर ला सके तो इसे कामयाब माना जाएगा। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज़, वाशिंगटन। हमारे फेसबुक के सफ़े पर भी इस बारे में हमें आरा मौसूल हो रही हैं। अब्दुल रहमान कराची से लिखते हैं, इंडिया जिस मकाम पर आज पहुंचा है इसकी वजह उनकी मजबूत खारजा पॉलिसी है। पाकिस्तान को सिफारती मैदान में आगे बढ़ना होगा। आपकी आरा पर तफसील से नज़र ज़रा देर में डालेंगे, लेकिन पहले इसी तनाजुर में BBC पाकिस्तान के एडिटर हारून रशीद हरकतुल मुजाहिदीन के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान खलील से मिले, जो अमरीकी दफ्तर खारजा की पाबंदियों का निशाना है, और उनसे पूछा कि इन इल्ज़ामात पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दुनिया की हर अदालत का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अमेरिका के जो इल्ज़ामात मुझ पर दहशतगर्दी के हवाले से हैं, अगर वो साबित कर दे तो मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। बग़ैर किसी सबूत के जो है वो इल्ज़ाम लगाए हैं, और वो भी हमारे बदतरीन पाकिस्तान के दुश्मन मोदी को खुश करने के लिए। तो आप पाकिस्तान में पहले नहीं हैं जिनको उन्होंने ये दर्जा दिया है, तो आप क्या समझते हैं, कोई आपके पास जवाब देने का रास्ता है? हम तो कानूनी चाराजोई करेंगे। कम से कम दुनिया के सामने एक बात तो आएगी कि हम लोग बेगुनाह हैं,
اور امریکہ کی جو زیادتیاں ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے آئے گی، کیونکہ ہم تو کہیں گے کہ بھئی کسی ایک بات کا ہمیں ثبوت دے دو۔ اب اس میں ایک بات اس نے کہی ہے کہ جی میں نے بیرونی دنیا کے اندر جو ہے نا فلاں سن میں سفر کیے ہیں۔ میرے خیال کے اندر آج تو کمپیوٹرائز یعنی سسٹم موجود ہے، ایمبیسیوں میں ویزے لگتے ہیں تو وہ بھی کمپیوٹرائز ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی ایک چیز کا تو پروف سامنے لائے۔ لیکن آپ کے روابط تو رہے ہیں نا ماضی میں شدت پسندوں کے ساتھ، اسامہ کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ۔ افغان وار کے اندر یہ جو سٹرنگر میزائل تھے یہ کوئی ہمارے اسلام آباد میں تو نہیں بنتے تھے کہ سٹرنگر میزائل یہی عرب مجاہدین، سٹرنگر میزائل جو افغان مجاہدین جو سوویت یونین کے خلاف استعمال ہوتے تھے، تو یہ کون، یعنی عجیب سی بات ہے کہ ہم بھی کریں تو بدنام ہو جائیں اور امریکہ سٹرنگر میزائل دے تو وہ دہشت گرد جو ہے وہ نہیں کہلاتا۔ آپ کے ساتھ ساتھ لاہور کے 2 بھائی ہیں، محمد نعیم اور عمیر نعیم، جی ان کو جانتے ہیں آپ؟ وہ کیا ان پہ کس وجہ سے؟ وہ بھی میری طرح بے گناہ ہے۔ جانتے ہیں آپ ان کو؟ بالکل جانتا ہوں، کیوں نہیں جانتا ہوں، وہ بھی میری طرح بے گناہ ہے۔ تو انہوں نے اثاثوں پہ بھی پابندی لگائی ہے، تو آپ کی فنڈنگ کوئی متاثر ہونے کا خدشہ ہے آپ کو کہ جی اس سے امریکہ سے؟ تو امریکہ کو پتہ ہوگا جتنی فنڈنگ ہمیں کرتا ہے، ہمیں دنیا تو کہتی ہے تو سارا جہاد امریکہ کے فنڈ سے ہوتا ہے۔ یہ تو سارے الزامات امریکہ پر آتے ہیں کہ یہ سارا جہاد امریکہ کے فنڈ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ دیتا تھا تو بند کر دے گا، نہیں دیتا تھا تو ہمارے پاس تو کوئی فنڈ یہ تو سرکار کی بات ہوئی نا، لیکن عام فنڈنگ اگر وہاں سے ہو رہی ہوتی یا آپ کے وہاں کوئی اثاثے ہیں اس پہ اثر پڑے گا؟ امریکہ سے تو ہماری کوئی فنڈنگ نہیں ہے، نہ کسی اور جگہ سے ہوتی ہے۔ یہی عوام بیچاری جو ہے وہ تھوڑا بہت دیتی ہے، اگر وہ کپڑے اور راشن اور یہ خیمے وغیرہ جو ہے اگر امریکہ بند کرنا چاہتا ہے کہ ہم ان متاثرین کو نہ دیں تو اس کی مرضی ہے۔ حرکت المجاہدین کے رہنما مولانا فضل الرحمان خلیل سے ہارون رشید نے بات کی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہا جا رہا ہے۔ وسیم احمد راؤ لیبیا سے لکھتے ہیں، اس کا مقصد پاکستان پر دباؤ برقرار رکھنا ہے۔ پاکستان کی حکومت بیرونی اور اندرونی طور پر پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے۔ بلال خان پٹھان اسلام آباد سے لکھتے ہیں، یہ مودی کو محض خوش کرنا نہیں بلکہ یہ سب امریکہ بھارت کے اندر اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہے۔ اور زاہد حنیف ملتان سے لکھتے ہیں، انڈیا اور امریکہ ہمیشہ سے قریبی ساتھی رہے ہیں، پاکستان کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اندرونی طور پر مضبوط کریں۔ آپ بھی چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے اپنی آرا ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم موضوعات پر۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ وہ عراق کے اندر دولت اسلامیہ کے خلاف دیگر عرب ممالک کے حملوں کے بالکل خلاف ہیں۔ اسی دوران شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کے اہداف پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے جاری ہیں اور ترکی اور آسٹریلیا نے بھی فوجی کارروائی میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جوناتھن بیل کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین عسکری۔ یہ تصاویر دولت اسلامیہ کے اہداف پر اولین برطانوی حملوں کی ہیں۔ امریکہ کے زیر قیادت عراق اور شام میں جاری اس فوجی کارروائی میں اب ترکی اور آسٹریلیا نے بھی شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اتحادی افواج زمین پر دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا مقابلہ کرنے والے کرد پیش مرگہ فوجیوں کی مدد کے لیے یہ فضائی حملے کر رہی ہیں۔ لڑائی کا مرکز شام کی سرحد کے قریب واقع شہر رابعہ ہے اور کردوں کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ اب ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن یہ جنگ محض فضائی حملوں سے نہیں جیتی جا سکتی۔ اس وعدے پر کہ مغربی افواج زمینی جنگ میں حصہ نہیں لیں گی، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں دوسروں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ شام میں لڑ رہے اس اعتدال پسند گروہ کو امریکی ہتھیار مہیا کیے جا رہے ہیں، لیکن انہیں مغربی ممالک کی مزید مدد درکار ہے۔ اگر وہ ہم پر زیادہ توجہ دیں اور اعتدال پسند گروہوں کی مدد کریں تو ہماری پوزیشن مختلف ہوگی، لیکن کم از کم اب ہم ایک سمت میں جا رہے ہیں۔ فضائی حملوں میں تھوڑے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر دولت اسلامیہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے طیارے پرواز کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ فضائی حملے کتنے مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ جوناتھن بیل کی رپورٹ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 2 خودکش حملوں میں کم از کم 9 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان حملوں میں فوجیوں کو لے جانے والی ایک گاڑی اور ایک بس کو ہدف بنایا گیا۔ یہ حملے افغانستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کے 1 دن بعد ہوئے ہیں اور ان کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ امریکہ میں مہلک ایبولا وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص 2 ہفتے قبل امریکہ واپس آنے سے پہلے ممکنہ طور پر لائبیریا میں ایبولا کا شکار ہوا تھا۔ ایبولا وائرس سے اب تک مغربی افریقی ممالک میں 3000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
दुनिया में मुअम्मर अफराद के बारे में एक सालाना आलमी सर्वे के मुताबिक 60 बरस से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए बेहतरीन मुल्क नॉर्वे और बदतरीन अफगानिस्तान है। 96 ममालिक की इस फहरिस्त में पाकिस्तान 91 नंबर पर है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सेरबीन में आगे चलकर देखिएगा बच्चों की ज़हनी नशोनुमा उनकी माँओं की लाइल्मी से कैसे मुतासिर होती है, और ये भी कि केन्या की ये झील और इसके आसपास फूलों के बागात आखिर क्यों मुख्तलिफ लोगों के दरमियान तनाज़े का बायस बन रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सेरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 10 मुल्कों में होता है जहां 5 साल तक की उम्र के बच्चे ज़हनी नशोनुमा की मतलूबा हद तक नहीं पहुंच पाते। ज़िंदगी के इब्तदाई बरसों में इंसानी जहन तेज़ी के साथ तरक्की करता है और इसमें सीखने समझने की सलाहियत ज़्यादा होती है। आगा खान यूनिवर्सिटी ने यूनिसेफ के ताउन से एक तहकीक की है जिसमें ये जानने की कोशिश की गई है कि किस तरह इब्तदाई दिनों में बच्चे की ज़हनी नशोनुमा को बेहतर किया जा सकता है। रियाज सुहेल की रिपोर्ट। तमाम बच्चों की निगहदाश्त और तरबियत माँ की बुनियादी जिम्मेदारी है और उनमें एक अहम अंसर जहनी तरबियत का भी है कि वो कैसे की जाए, जिससे 5 बच्चों की माँ सीमा नावाकिफ थीं। इसी वजह से वो 3 बड़े बच्चों की जहनी नशोनुमा में मददगार साबित नहीं हुई। बाद में यूनिसेफ की तरबियत ने उनकी इस महरूमी को दूर कर दिया। पहले हम अपने घरों में इतने मसरूफ़ हुआ करते थे और अपने बच्चों को टाइम नहीं देते थे, उनको तवज्जो नहीं देते थे इतनी। फिर उन्होंने दिखाया तो ये बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, उनको तवज्जो देनी चाहिए, उनको उनके साथ खेलना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। हमने भी उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी तो माँ को तवज्जो दे रही है तो वो पूछते हैं हमें तो मैं क्या खेलूँ, क्या खाऊँ, क्या नहीं खाऊँ। आगा खान यूनिवर्सिटी ने यूनिसेफ के इश्तराक से पैदाइश से 2 साल तक की उम्र के बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर तहकीक की है। इस तहकीक की सरबराह डॉक्टर आयशा का कहना है कि बच्चों की ज़हनी तरबियत में इब्तदाई 5 साल अहम होते हैं, जो ये कहकर ज़ाया कर दिए जाते हैं कि बच्चे स्कूल में ही जाकर सीखेंगे। हमने ये सिखाया कि सिंपल होममेड खिलौने के साथ, होममेड किताबों के साथ, सिंपल लो कॉस्ट जो चीज़ें हैं उनके साथ आप कैसे अपने बच्चों के साथ डेवलपमेंट प्रमोशन हो सकती है घर के अंदर। और घर के आम जो चीज़ें हैं, बर्तन जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनसे आप काउंटिंग सिखा सकते हैं, आप शेप सिखा सकते हैं, जो इन्वायरमेंट में कलर्स आपको नज़र आते हैं वो आप सिखा सकते हैं बच्चों के लिए। यूनिसेफ के आदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में 48% बच्चे प्राइमरी तालीम अधूरी छोड़ जाते हैं। यही वो बच्चे हैं जो सोचने समझने की सलाहियत कम रखते हैं। माओं की तरबियत से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऐसे 20 करोड़ से ज़ायद बच्चे मुस्तफीद हो सकते हैं। इस तहकीक के लिए सिंध के नौशेर फेरोज जिले में 950 बच्चों का इंतखाब किया गया। लेडी हेल्थ विजिटर घर घर जाकर माओं को बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में इजाफे के गुर सिखाती थीं। इस तहकीक की सुपरवाइजर सीमा सियाल कहती हैं कि इस तहकीक के हौसला अफजा नताइज बरामद हुए हैं। वो बच्चे जिनको इंटरवेंशन मिला है उनकी लैंग्वेज स्कोर्स भी ज़्यादा थे। वो 2 साल की उम्र में ज़्यादा लफ्ज़ बोल सकते थे और ज़्यादा लफ्ज़ समझ सकते थे। जिन मदर्स को इंटरवेंशन मिली थी वो बच्चे पे गुस्सा कम करती थी, वो बच्चे को प्रेज़ करती थी, वो पॉजिटिवली बच्चे से रेस्पॉन्ड करती थी और वो तवज्जो देने लगी थी। 7 साल की इस तहकीक में बच्चों की तालीम और तरबियत में महकमा तालीम के अलावा महकमा सेहत के किरदार की भी निशानदही की गई है और बताया गया है कि फ़ी लेडी हेल्थ विजिटर पर $1 इजाफी खर्चे से माओं को ये तरबियत फराहम की जा सकती है। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़, नौशेर फेरोज। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com का रिस्पॉन्सिव वर्जन अब लाइव है, जिस पर आप ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ की नई फिल्म बैंग बैंग की महंगी तरीन फिल्मों में शुमार होने की खबर और माइक्रोसॉफ्ट के नए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 के बारे में खबर दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। आइए अब फूलों का जिक्र करते हैं। केन्या में ज़रई अराज़ी फरावानी के साथ दस्तयाब है और ज़राअत मईशत का एक चौथाई हिस्सा है। इसमें फूलों की काश्त ख़ास तौर पर मुनाफा बख्श है और इससे गुज़श्ता बरस $50 करोड़ का कीमती ज़र मुबादला हासिल हुआ था। नेवाशा में ऐसे ही एक फार्म की सैर करा रहे हैं गज़नफर हैदर।
ज़मीनों की तैयारी और पनीरियों की कोपलें फूटने तक देखभाल। काश्तकारी ऐसे बहुत से लोगों को कुदरती तौर पर आती है। ये लोग कभी छोटे खेतों के मालिक थे, लेकिन अब इस कमर्शियल फार्म के मुस्तकिल मुलाजिम हैं और उनके उगाए फूलों की मंजिल यूरोप है। कीनिया अब फूल बरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है और इसकी 85% पैदावार यूरोप जाती है। बड़ा हिस्सा नेदरलैंड्स में फ्लोरा हॉलैंड की मार्केट में जाता है, जो दुनिया भर में फूलों के ख़रीदारों का सबसे बड़ा बाज़ार है। यूरोप के हालिया माली बहरान के बावजूद ये सिस्टम आज भी काश्तकारों और फूल बेचने वालों के लिए मुनाफा बख्श है और कीनिया में इसने 90,000 लोगों को रोज़गार भी मुहैया किया है। फूलों के ज़्यादातर फार्म अपने लिए पानी करीबी वाक़ नेवाशा की झील से खींचते हैं। ये तनाज़ा माहौल बचाने वालों और फूलों के फार्मों के मालिकान के दरमियान है और इसकी बुनियादी वजह वो कीमियाई मादे हैं जो फार्म्स में इस्तेमाल के नतीजे में झील में आ रहे हैं। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ माहौल के अलमबरदारों का कहना है कि इन कीमियाई मादों के बाक़ियात से ये झील आलूदा हो रही है। There's been a governing body now that was introduced in Kenya that's actually looking into those कीनिया में अब ऐसी शिकायत के अजाले के लिए एक इदारा मौजूद है। ये इदारा झील में जाने वाले कीमियाई मवाद पर नज़र भी रखता है। वो हर एक फार्म पर जाते हैं और हर चीज़ पर पूरी नज़र रखते हैं कि झील में कोई काबिल एतराज़ चीज़ ना जा सके। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ माहौल के रहनुमा उसूल वाज़े किए हैं और फूलों के फार्म्स के मालिकान मुसर हैं कि वो इन उसूलों की पासदारी कर रहे हैं। पिछले 1 साल में झील नेवाशा में पानी की सतह बुलंद हुई है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ माहौल के अलमबरदारों की तशवीश बदस्तूर मौजूद है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल का सैरबीन शफ़ी नकी जामे पेश करेंगे। तब तक ताज़ा तरीन खबरों, तबसरों, तज्ज़ियों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।